जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पावर ऑफ लॉ में। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 का केस, जो कि लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस केस के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊँगा और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि इसको आपको अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। इस केस में क्या होता है कि जो धर्मोदास घोष होता है उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है और वो रहने वाला होता है हावड़ा का। हावड़ा है आपका वेस्ट बंगाल में। तो वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता है, गिरवी रख देता है ब्रह्मोदत्त के पास। और ब्रह्मोदत्त जो होता है वो होता है मनी लैंडर, साहूकार, जिसके पास धर्मोदास घोष अपनी प्रॉपर्टी रखता है। और ब्रह्मोदत्त का एक अटॉर्नी होता है केदारनाथ, उसी के थ्रू ये सारा काम होता है। उसमें जो धर्मोदास घोष होता है उसकी डिमांड होती है 20,000 रुपये की, जिसमें 8,000 रुपये उसको मिलते हैं। जब ये बात उसकी माँ, धर्मोदास घोष की माँ जोगेंद्र नंदिनी को पता चलती है तो वो एक नोटिस भेजती है केदारनाथ को कि, और केदारनाथ उसको फॉरवर्ड करता है अपने मालिक को। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का जो रूल होता है वो अप्लाई होता है। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। तो वो नोटिस जब उन लोगों को मिलती है तो उसमें जोगेंद्र नंदिनी ये कहती है उस नोटिस में कि मेरे बेटा अभी माइनर है, अवयस्क है, और उसके साथ किसी भी प्रकार की अगर लेन देन करते हैं वो आपके अपने रिस्क पे होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी या मेरे बेटे की नहीं होगी। और जो प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी है वो गिरवी नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो अवयस्क है और अवयस्क के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता है। तो अब इसी दौरान जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इसी दौरान जो केदारनाथ होता है वो धर्मोदास घोष से एक पेपर पे ये साइन करवा लेता है, ये लिखवा लेता है कि जो 8,000 रुपये मुझे मिले हैं और बाकी जो 12,000 रुपये हैं, जो प्रॉपर्टी मैंने गिरवी रखी थी उसमें से 8,000 रुपये मुझे मिले हैं और बाकी के जो 12,000 रुपये हैं वो मैं व्यस्क होने पर ले लूँगा। और ये लिखवा कर उससे साइन कर लेता है इसी दौरान। फिर ये मामला कोर्ट पहुँच जाता है। तो जो लोअर कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो उस लोअर कोर्ट ये फैसला देती है कि माइनर के साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई भी संविदा नहीं हो सकती है और ये जो संविदा की गई है ये वॉइड मानी जाएगी, मतलब कि शून्य मानी जाएगी। लोअर कोर्ट से जो फैसला आता है, जो वर्डिक्ट आता है, वो आता है धर्मोदास घोष के पक्ष में। अब इस फैसले से ब्रह्मोदत्त घोष जो होता है वो नाखुश होता है और इस वाद को लेकर, इस केस को लेकर चला जाता है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में वो अपना पक्ष रखता है कि जिस वक्त ये संविदा की गई थी उस वक्त जो धर्मोदास घोष था उसने ये मुझे मतलब ये बताया, गुड फेथ में लिया कि मैं माइनर नहीं हूँ, मैं मेजर हूँ, मैं 18 साल के ऊपर हूँ। और साथ ही साथ ये उसने ये भी रखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 64 और 65 इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। ये संविदा शून्य ना होकर शून्य करणीय होगी, मतलब वाइड ना होकर वाइडेबल होगी और जो पैसा मैंने उसको दिया वो मुझे पैसा वापस मिलना चाहिए। साथ ही साथ धर्मोदास घोष पे रूल ऑफ स्टॉपेल, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 115 भी लगना चाहिए कि जो उसने कहा जिस वक्त उसने मुझे गुड फेथ में लिया उससे वो पलटे नहीं, मतलब कि अपनी बात से वो पलटे ना, और ये रूल उसके ऊपर लागू होना चाहिए। रूल ऑफ स्टॉपेल का मतलब सीधा सीधा ये समझ लिए कि आपने जो कह दिया उसके बाद उस गुड फेथ में ले लिया किसी को कह के कुछ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वहाँ पर आप उस बात से फिर पलट नहीं सकते। तो यहाँ पर जो कलकत्ता हाई कोर्ट जो फैसला देता है, जो वर्डिक्ट करता है, वो धर्मोदास घोष के पक्ष में करता है। कलकत्ता हाई कोर्ट का जो फैसला आता है वो ये है कि जिस वक्त ये संविदा की गई उस वक्त वो मतलब ट्रायल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप लोगों को पता है जब कोई केस या कोई वाद चलता है उसमें ट्रायल चलता है तो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। तो उसमें ये होता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ये फैसला देता है कि जब इस वक्त ये संविदा की गई उस वक्त जो धर्मोदास घोष था वो माइनर था, अवयस्क था और अवयस्क के साथ की गई संविदा नहीं मानी जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट ये रखता है कोर्ट अपना कि जो रूल ऑफ स्टॉपेल है
इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 115 वो माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये फैसला भी धर्मोदास घोष के पक्ष में आ जाता है। जब ये फैसला आता है उसी दौरान ब्रह्मोदत्त की मृत्यु हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है मोहरी बीबी की, जो ब्रह्मोदत्त की वाइफ होती है, और वो इस केस को लेकर चली जाती है प्रीवी काउंसिल के पास। प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश के टाइम में जब कोई कलकत्ता हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट कहीं की भी कोई अपना फैसला से लोग नाखुश होते थे, तो जैसे इस वक्त ये ऑप्शन है तो आता है कि हाई कोर्ट से अगर फैसला हमसे नाखुश हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उस वक्त ये होता था कि जब हाई कोर्ट से फैसला आता उसको लोग नहीं समझ में आते थे या नाखुश होते तो वो प्रीवी काउंसिल के पास जाते थे। प्रीवी काउंसिल में भी मोहरी बीबी अपनी वही प्ले रखती है कि इसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 64 और 65 सेक्शन अप्लाई होना चाहिए, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल होना चाहिए ताकि उसका पैसा जो है वो वापस मिल सके, और इसके ऊपर रूल ऑफ स्टॉपेल भी धर्मोदास घोष के ऊपर लागू होना चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रीवी काउंसिल अपना वर्डिक्ट सुनाती है, जजमेंट सुनाती है, वो आप लोग याद रखिएगा और उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। प्रीवी काउंसिल ये कहती है कि जिस वक्त भी संविदा हुई उस वक्त जो धर्मोदास घोष था वो माइनर था, और माइनर के साथ की गई संविदा नहीं मानी जाती है, वो वाइड एब इनिशियो होती है। मतलब कि बिगनिंग से, शुरुआत से ही वो शून्य होती है, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक एलिमेंट ये भी है कि जिस वक्त संविदा की जा रही हो उस वक्त जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दोनों पार्टी मेजर होना ज़रूरी है, 18 साल के ऊपर होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट कोर्ट ने ये कहा कि जो रूल ऑफ स्टॉपेल है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 115 का, वो कभी भी माइनर के लिए ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तीसरा पॉइंट कोर्ट ने ये कहा कि जब किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो वो बाउंड नहीं है, धर्मोदास घोष बाउंड नहीं है आपका पैसा वापस करने के लिए। यही इस केस का फैसला आया था, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे फेमस केस में से एक केस था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके से ये केस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, जय हिंद।